हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं रियल नंबर का रिवीजन। अभी बहुत सारे बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट होंगे या कुछ बच्चों के हाफ ईयर्लीज भी आने वाले हैं, तो हम उसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले चैप्टर क्लास 10th का रियल नंबर्स है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आप लोग सब जानते होंगे रियल नंबर क्या है, बहुत से बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा कि रियल नंबर क्या है। फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज रियल नंबर। सबसे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे दो तरह के नंबर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है रियल, और जो दूसरा आता है वो आता है आपका अनरियल नंबर। एक होता है रियल नंबर, एक होता है अनरियल नंबर। अब रियल नंबर और अनरियल में क्या डिफरेंस होता है? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रियली में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए सीधा सीधा कि जिन नंबर्स को आपने अभी तक देखा है वो सब क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। और जिन नंबर्स को आपने अभी तक नहीं देखा है उनको हम क्या कहेंगे? अनरियल, क्योंकि अगर होते तो आप देख लेते। ठीक है, तो रियल नंबर में आपने 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1.2 5.6 -3.9 एंड सो ऑन। ठीक है, पॉइंट में आपने कभी कभी 9th क्लास में शायद ऐसे देखे होंगे 4.54 54 54 54 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपने कोई नंबर रूट के अंदर देखा है तो वो भी रियल नंबर होगा, या रूट के अंदर आपने पॉइंट वाला देखा है। तो इस तरह के नंबर जो आपने देखे हैं, या आपने कभी रैशनल नंबर देखा होगा 4/5 5/4, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, कुछ भी है, ये सभी नंबर किस तरह के कहलाए जाते हैं? रियल नंबर कहलाए जाते हैं। जो दूसरा नंबर आता है वो आता है अनरियल नंबर। अनरियल नंबर में बेसिकली आप मान के चलिए कि जब रूट के अंदर क्या दिख जाए आपको? नेगेटिव। जब रूट के अंदर आपको नेगेटिव दिख जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अनरियल नंबर कहलाते हैं। तो इतना सा डिफरेंस आपको याद होना चाहिए क्लास 10th के हिसाब से। ठीक है, तो आपके सिलेबस में रियल नंबर है। अनरियल नंबर के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ोगे, जो चैप्टर में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ये होता है रियल, ये होता है अनरियल। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, जो रियल नंबर होता है ये काफ़ी तरह के होते हैं। देखो, नेचुरल नंबर भी होंगे, इसमें होल नंबर भी होंगे, बहुत तरह के रियल नंबर होते हैं। ठीक है, पर बेसिकली रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। योर फर्स्ट कैटेगरी इज रैशनल नंबर। पहली कैटेगरी में हम रैशनल नंबर को रखते हैं, और दूसरी कैटेगरी में आता है आपका इरैशनल नंबर। आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा इस बारे में। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपने रैशनल नंबर के बारे में केवल इतना ही पढ़ा होगा कि P/Q की फॉर्म में होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे भी आपको समझना है कि P/Q की फॉर्म तो होती है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। पर एक चीज और है कि P एंड Q जो नंबर होने चाहिए वो किस तरह के होने चाहिए? को-प्राइम। किस तरह के नंबर होने चाहिए? वो को-प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब दैट इज P एंड Q हैज 1 एज अ कॉमन फैक्टर। अगर P और Q में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो कॉमन फैक्टर कौन होगा? 1 होगा। ये कंप्लीट डेफिनेशन होती है रियल नंबर की। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। आपने 2/3 तो देखा होगा। ठीक है, 2 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 एंड 3। तो जो 2 के फैक्टर हैं बेटा और जो 3 के फैक्टर हैं, इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? केवल 1। अगर 1 कॉमन है तो 2/3 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लेता हूं 9/16। 9 के फैक्टर कौन कौन है? आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि 9 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 3 के और 9 के। 16 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 2, 4 के, 8 के और 16 के टेबल में आता है। जिस जिस टेबल में वो आते हैं उनको फैक्टर्स कहते हैं। तो 9 और 16 में ये फैक्टर्स हो गए। इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन है? केवल 1। जब 1 फैक्टर कॉमन है तो ये भी क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा।
अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं 4/6, ठीक है। तो 4 का मतलब होता है, 4 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। 6 का फैक्टर कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इन दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन है? इन दोनों में 1 फैक्टर कॉमन है और 2 फैक्टर कॉमन है। तो इसमें 1 भी कॉमन है एज अ फैक्टर एंड 2 भी कॉमन है एज अ फैक्टर, तो हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पर है तो ये P/Q की फॉर्म में एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, ये रैशनल नंबर तो होगा, पर किस तरह का रैशनल नंबर होगा? ये होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये कोई प्योर फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है प्योर फॉर्म? क्योंकि 4/6 को अभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 × 2 इज 4, 2 × 3 इज 6। जब वो सिंप्लीफाई हो जाता है, या ऐसा कहो कि वो अपने आपस में जब कट जाते हैं, कटने के बाद जो बचेगा, अब इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन है? केवल 1 फैक्टर कॉमन है, तो ये होगा रैशनल नंबर। उससे पहले ये रैशनल नंबर था, पर किस तरह का रैशनल नंबर था? ये इक्विवेलेंट। आपको बात समझ में आ गई? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P और Q किस तरह के होंगे? को प्राइम होंगे। इसका मतलब P और Q में क्या कॉमन होना चाहिए? 1 कॉमन होना चाहिए, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको अभी, देख लीजिए एक बार। दूसरा रैशनल नंबर लिखने का जो तरीका होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कोई नंबर हम कहें, उसमें लग गया डेसिमल, और डेसिमल के बाद कुछ नंबर आए और आना बंद हो गए, जैसे 2.45 अब आना बंद हो गया ना, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 5/4, रैशनल नंबर तो है ये। 5 को डिवाइड कीजिए आप 4 से, 4 × 1 इज 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। अब 4 1 को डिवाइड तो नहीं कर सकता है, तो क्या लगाओगे आप? पॉइंट, 0 आ जाएगा। 4 × 2 इज 8, कितना आ जाएगा? 2, एक और 0 लगा देंगे। 4 × 5 इज 20, कर लिया। डिवाइड पूरा हो गया ना, भले आपने डेसिमल को यूज किया, पर डिवाइड क्या हो गया? पूरा हो गया। अब वो नंबर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो 1.25 किस तरह का नंबर होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर होते हैं जब पॉइंट के बाद कोई नंबर आता है पर वो कुछ टाइम बाद आना बंद हो जाता है, मतलब पूरा डिवाइड हो चुका है, ठीक है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड होता है आप लोगों का बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और रिपीटिंग की जगह आपकी बुक में रिकरिंग वर्ड भी आप देख सकते हैं किसी बुक में, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल देता हूं मैं एक। मैंने कहा आप 10/3 लिखिए, तो 10/3 ये रैशनल नंबर है, दोनों में 1 फैक्टर कॉमन है, तो आपको 10 किससे डिवाइड करवाना है? 3 से। 3 × 3 इज 9, 1 बचा, पॉइंट लगा 0। 3 × 3 इज 9, 1 बचा, 0। 3 × 3 इज 9, 1 बचा, 0। 3 × 3 इज 9, 1 बचा, 0 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो 3.3333 चलता जा रहा है। जब ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद नंबर का रुकना है ही नहीं, वो बार बार अपने आप को रिपीट करके वही डिवीजन पैटर्न फॉलो कर रहा है, टूटेगा तो है नहीं ये पैटर्न, वही पैटर्न क्या हो रहा है? बार बार फॉलो हो रहा है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। इसका कोई और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। इसके लिए आप देखिए, जैसे मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए आपने 7 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो 7 को डिवाइड किया आपने 3 से, 3 × 2 इज 6, दोबारा वही आ जाएगा, चलो 1 आ जाएगा, कुछ और नंबर लेते हैं ना। अब हम डिवाइड करते हैं इसको, 7 को तो करते हैं 3 से डिवाइड, ये 3/7 ले लीजिए आप इसे, ठीक है। आपने 7 से डिवाइड करवाना है 3 को, देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। 7 × 4 इज 28, कितना बचा? 2, पॉइंट तो लग चुका है पहले, तो 0 आ जाएगा। 7 × 2 इज 14, 6 आ जाएगा, फिर 0। 7 × 8, ठीक है, 56, 4 आ जाएगा, फिर 0 लग जाएगा। 7 × 5, 35, 5 आ जाएगा, 0 लग जाएगा। 7 × 7, 49, 1 बच जाएगा, 0 लग जाएगा। 7 × 1, 7, फिर कितना आ जाएगा? 3, ठीक है।
अब 3 पे भी 0 लगेगा, तो यही चीज़ वापस आ गई कि नहीं आ गई है? फिर दोबारा वही होगा 7 × 4 28 सो ऑन। तो यही नंबर क्या आएगा, बार बार रिपीट होगा 428571 428571, और ये चलता जाएगा, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, ये थी रैशनल की डेफिनेशंस। अब आ जाओ इरेशनल पे। इरेशनल सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं उनको इरेशनल कहा जाता है। ठीक है, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे आप कहोगे √4, तो √4 तो 2 का होता है ना, तो √4 को इरेशनल नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। उन नंबर्स को जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 का होता है स्क्वायर पर 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ऐसे नंबर जब रूट के अंदर फंस जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आप ये कहो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे 2.364101001132111921 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। इसमें रिपीटेशन तो आपको दिखेगा ही नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है, रिपीट तो हो रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। नंबर्स तो रिपीट करेंगे, देखो डिजिट तो रिपीट करेगी क्योंकि डिजिट होती कितनी है? 10 डिजिट तो होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वही डिजिट बार बार रिपीट होंगी, पर कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें पैटर्न रिपीट होता है, इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये होते हैं इरेशनल नंबर के 2 पार्ट। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। यूक्लिड ज्योमेट्री जो इक्विड लेमा था वो आपके उससे हट चुका है। ठीक है, तो हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे किसमें? एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चंस पे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डेफिनेशन तो हर किसी को ही पता होगी, और एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आता भी होगा, क्योंकि आप अगर नहीं आता है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें है। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, इफ एचसीएफ ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बेटा, ठीक है, रिवीजन चल रहा है तो हम थोड़े अजीब अलग तरह के क्वेश्चन यूज करेंगे। इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117 फाइंड n। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्वेश्चन यही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? द वैल्यू ऑफ n इज, एंड आपको 4 ऑप्शन दे देंगे वो। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? एचसीएफ ऑफ 65 and 117, जो 65 और 117 का जो भी एचसीएफ होगा आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इस फॉर्म में। मतलब एचसीएफ ये है, क्योंकि उसी एचसीएफ को आपने इस फॉर्म में रखा है, तो यही नंबर क्या हो गया आपका? एचसीएफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है 65 and 117 का। अब 65 और 117 का आप एचसीएफ कैसे भी निकाल सकते हैं। आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं या डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। डिवीजन मेथड यूक्लिड लेमा का था, वो आपके सिलेबस से हट चुका है, पर उसे आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो तरीका है। ठीक है, तो हम डिवीजन मेथड कैसे यूज करते हैं, और ये इजी भी होता है। आप पे 65 और 117 दो नंबर है, तो बड़े नंबर को रखोगे आप अंदर और छोटे वाले को रखोगे बाहर। ठीक है, जिन दो नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, बड़े वाले को रखोगे अंदर और छोटे वाले को बाहर। 65 × 1 इज 65, तो ये बच जाएगा 52। क्या 65 52 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। तो जनरली हम क्या करते थे? पॉइंट लेते थे, 0 लगाते थे, पर इसमें पॉइंट नहीं लेना है। जब डिवीजन बंद हो जाता है तो जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर डिवाइड करो, 52 × 2 इज 50, कितना आ जाएगा? 8 and 5 13। अब 52 13 को डिवाइड तो नहीं कर सकता, तो ये डिवीजन यहां रुक गया, दोबारा से 52 बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, 13 × 4 52। तो अब आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है।
रिमाइंडर आपका 0, मतलब खत्म हो चुका है सब कुछ। तो लास्ट टाइम जिससे आपने डिवाइड किया होगा, लास्ट टाइम आपने जिससे डिवाइड किया होगा उसको कहेंगे एचसीएफ। और ये वर्किंग भी दिखा देना साथ साथ, ठीक है, बोर्ड में। ऐसा नहीं है कि वो हाथ में या कहीं कर दिया, उसको भी दिखा दीजिएगा वर्किंग को। एचसीएफ निकाल दिया आपने 13। तो आपने कहा सर जो 13 था ना हमारा वो इसके इक्वल है, क्योंकि आपने 13 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये चीज़ एचसीएफ के इक्वल थी, मतलब 13 के इक्वल है। तो -117 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 117 हो जाएगा 65m। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 130 आएगा बच्चों, 65m। ये 65 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, m की वैल्यू। अच्छा ये m था, 65 × 2, तो m की वैल्यू आ गई 2। देख लीजिए एक बार ध्यान से, इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, शायद समझना आपको आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ P is equals to AB square and Q is equals to A cube B, A cube B। और भी कुछ लिखा होगा, A and B आर प्राइम नंबर, ठीक है, A और B क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे इसमें, ठीक है, A and B आर प्राइम नंबर, आर प्राइम नंबर, ठीक है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी क्यू। ध्यान से देखिएगा, P का मतलब दे रखा है AB स्क्वायर, Q का मतलब है A क्यूब B। आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। P का मतलब है AB स्क्वायर और Q का मतलब है A क्यूब B। आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ऐसे नंबर्स में जब हम एचसीएफ निकालते हैं, तो मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि एचसीएफ निकालते हुए आप देखते हैं कि नंबर दोनों में कॉमन है कि नहीं है। जो कॉमन होगा उसी को लिया जाएगा। तो दोनों में A कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। छोटी पावर कौन है, 1, तो कॉमन नंबर को लिया जाएगा छोटी पावर के साथ। उसी तरह से दोनों में B भी दिख रहा है, पर छोटी पावर कौन है, 1, तो 1 को लिया जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे मतलब खत्म हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो नंबर जो दोनों में कॉमन है वो लिया जाता है बड़ी पावर के साथ। नंबर जो दोनों में कॉमन है लिया जाता है बड़ी पावर के साथ। तो ये आपका एचसीएफ एंड एलसीएम निकल गया। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। चलिए, आप समझ गए होंगे शायद। अब एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर and an irrational number is fill in the blanks. The product of non-zero rational and irrational number। अगर आप किसी non-zero rational number को, जीरो को छोड़ के, मतलब किसी भी rational number को जो non-zero है, मतलब जीरो नहीं है, और irrational number को अगर आप प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा irrational। याद रखना बस, ठीक है। आपका नंबर आंसर क्या आएगा, इरेशनल। तो इरेशनल एंड रैशनल को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, हमेशा इरेशनल आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आपको एक ऐसा सबसे कम से कम नंबर निकालना है जो डिवाइड होगा किससे, 1 से लेकर 10 के सारे नंबर तक, ठीक है। यहां पे दोबारा से कॉन्सेप्ट, आपको ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइड हो, डिविजिबल बाय, मतलब 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, उनसे डिवाइड होना चाहिए। जब हम ऐसा नंबर फाइंड करते हैं कि जो नंबर डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम, ठीक है। जब वो नंबर चाहिए जिसको डिवाइड होना है, वो नंबर निकालना है, तो एलसीएम। तो आप एलसीएम निकाल दीजिएगा 1 से लेके 10 तक का।
और जो भी आपका एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, ये आपका टास्क है। देख लीजिए एक बार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि द नंबर्स, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, द नंबर्स 525 एंड 3000 आर बोथ divisible by 3, 5, 15, 25 and 75. So find what is the HCF of 525 and 3000. क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि 525 एंड 3000 इन नंबर से डिवाइड होते हैं। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000? पहली बात तो आप एचसीएफ निकालना जानते हैं, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, नहीं भी निकालोगे तो ये फैक्टर्स है उसके, कॉमन फैक्टर्स। ये क्या बेटा, इसके कॉमन फैक्टर्स है दोनों के, 525 और 3000। तो कॉमन फैक्टर्स है ये। तो कॉमन फैक्टर किसमें आता है, एचसीएफ, है ना, मतलब इन्हीं में से कोई एचसीएफ है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए, पर किस तरह का, हाईएस्ट। तो कॉमन फैक्टर तो है पर हाईएस्ट, तो एचसीएफ कौन हो गया इसका, 75। खत्म हो गया। ठीक, एक बार देख लीजिए। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि भैया ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है उससे पहले समझो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। जैसे 2 किस किस के टेबल में आता है, 2 के और 1 के, 3 के 1 के, 5 1 के 5 के। तो ऐसे नंबर जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसके कितने फैक्टर्स होंगे, केवल 2 फैक्टर्स। जैसे इसके फैक्टर कौन है, 1 और 2, इसके फैक्टर कौन है, 1 और 3, इसके फैक्टर कौन है, 1 और 5। तो दो फैक्टर हैं केवल। तो जिन नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 15 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 3 के, 5 के एंड 15 के। तो मोर देन 2 फैक्टर हैं कि नहीं है इसके। तो जिन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। 3 × 5 × 7 + 7, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। दोनों में ही 7 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन 7। अच्छा 7 अकेला लग रहा है ना आपको, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, साथ में मल्टीप्लाई में 1। जैसे 2 का मतलब 2 × 1, 5 × 1, 10 × 1। तो जहां पे कुछ नहीं होता है मल्टीप्लाई के लिए वहां पे क्या होता है, 1 होता है। आपने कहा सर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 7 दोनों में कॉमन है, तो मैंने 7 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 15 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1। तो 7 है, 15 + 1 16 है। 7 × 16 था, जहां कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1। तो 1 तो हो गई। तो इसके कम से कम कितने फैक्टर आपको दिख रहे हैं, 3 फैक्टर दिख रहे हैं। समझ रहे हो, 1 आपने भी मर्जी से लगाया क्योंकि 1 होता ही है बेटा। ठीक है, तो इसके आपको 2 से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, तो आप लिखोगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसके 2 फैक्टर से ज्यादा दिख रहे हैं, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, कैन 2 numbers have 18 as their HCF
एंड 380 एज देयर एलसीएम, एज अ एलसीएम। क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो नंबर का एचसीएफ 18 हो और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम 380 हो। तो आपको यहां से एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से डिवाइड होता है पूरा पूरा, पूरा पूरा मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे, मतलब जो एलसीएम होता है वो क्या होता है एचसीएफ से डिवाइड होता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आप एलसीएम को रखिए ऊपर और एचसीएफ को रख दीजिए नीचे, और देखिए नीचे 1 बचा है कि नहीं बच रहा है। जैसे हमने काटा 2 × 9 18, 2 × 190, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? अब डिवीजन बंद हो गया, अब डिवाइड नहीं होगा, ये 190 को डिवाइड नहीं कर पाएगा 9, तो डिवीजन रुक गया ना, करते करते लास्ट में 1 बचना चाहिए था नीचे, पर नहीं बचा है, तो इसका मतलब है नो। आंसर क्या हो जाएगा? नो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, आप कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से कोई भी आप 2 क्वेश्चन ले सकते हैं बेटा, ठीक है, 2 नंबर ले सकते हैं। आपने 24 लिया और 52 लिया, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालो। तो 24 और 52 का जब आप एचसीएफ निकालोगे, 24 × 2 48, 4 × 6 24, कट गया, एचसीएफ कितना आ गया इसका? 4। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो 24 और 52 का आप निकालो एलसीएम, 2 × 12, 2 × 26, 2 × 6, 2 × 13, 2 × 3 13, 3 1 13 एंड 13। तो जो इसका एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24 एंड 13। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 312 आ गया एलसीएम, ठीक है। अब सुनिए, आपको देखना है कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को डिवाइड करता है कि नहीं करता है। एलसीएम को रखो ऊपर, एचसीएफ को रखो नीचे। 4 × 7 28, 4 × 8 32, आ गया 78, पूरा पूरा कट गया ना बच्चे। तो इसका मतलब 4 और 312 क्यों कटा, ये क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम एक ही नंबर के हैं, पर अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो दोनों एक नंबर के नहीं है। 18 किसी और का एचसीएफ होगा और 380 किसी और का एलसीएम होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया इस केस में? नो आ गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ जाएगा शायद। चलिए मान लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा शायद, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 12⁻n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि जो 12 की पावर n होगी वो कभी भी डिजिट 0 पे खत्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या है पहले तो समझो। अगर मैं 12 की पावर 1 करता हूं तो आंसर 12 आएगा, किस पे खत्म हुआ ये? 2 पे। अगर मैं 12 की पावर 2 करूंगा तो वो किस पे खत्म होगा? 144। किस पे खत्म हुआ? 4, मतलब 12 का स्क्वायर 144 होता है, किस पे एंड हो रहा है ये? 4 पे। ऐसे 12 की पावर 3 करोगे, 12 की पावर 4 करोगे, 12 की पावर 5 10 तो कुछ भी करोगे मतलब पावर। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि 12 की पावर आप चाहे कुछ भी रख दो, 12 की पावर आप कुछ भी रख दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 12 की पावर आपने कुछ रखी और लास्ट में क्या बच रहा है उसके? 0। ये आपको करना है कि ऐसा नहीं होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि क्वेश्चन अगर ये आएगा तो 2 या 3 नंबर का, 2 नंबर का तो आ ही सकता है, ठीक है। इसमें एक लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको वही लैंग्वेज लिखनी है। उन्होंने 12 पूछा है तो 12 लिख दोगे, 6 पूछा होगा तो वहां पे 6 लिख दोगे, मतलब सब में एक जैसा कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले वी नो दैट, हमको पता है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन होते हैं? 2 और 3। वैसे तो 12 का फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल प्राइम फैक्टर की। आप उनकी बात भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 12 के? 2 और 3 हो गया, मतलब 12 में केवल 2 और 3 ही पाया जाएगा। आप कोई ऐसा नंबर बोलिए जिसके लास्ट में 0 आता हो, 50 या 40 या 30, 100, 110, 120, कुछ भी बोल दीजिए आप लोग। अगर मैं 50 के फैक्टर देखूं तो 50 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, है ना? 40 का फैक्टर भी क्या होगा?
30 का फैक्टर भी क्या होगा? आप किसी भी नंबर को उठा के देख लीजिए बच्चे, जिसके पीछे 1 जीरो है, 2 जीरो है, 10 जीरो, कितने भी जीरो होते हो, जब आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो 2 और 5 से डिवाइड होंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? बाकी से भी होंगे, बाकी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये होंगे। 30 में 3 भी आएगा बेटा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा 110 तो 2 होगा, 5 आएगा, 11 आएगा, कोई और नंबर भी हो सकता है, पर 2 और 5 तो होंगे ही होंगे। समझ रहे हो? तो किसी भी नंबर के पीछे जीरो लाने के लिए 2 और 5 का एक साथ होना जरूरी है। बल्कि 12 में क्या है? केवल 2 और 3, क्या नहीं है? 5 नहीं है, तो ये जीरो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5 ही 10 बनाता है। 2 इंटू 5 10, तो जीरो वहीं से तो आएगा 10 से। समझ रहे हैं? तो 5 मिसिंग है, तो आप लिखोगे टू गेट जीरो एट यूनिट प्लेस, जीरो एट यूनिट प्लेस। अगर आपको जीरो चाहिए यूनिट प्लेस में, वी नीड 2 एंड 5 एज अ फैक्टर, 2 एंड 5 एज अ फैक्टर। कुछ और भी हो, 2 और 5 के अलावा 3 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ कुछ और हो सकता है, पर 2 और 5 तो होना ही चाहिए। 12 में 2 एंड 3 है, बट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12, और 5 12 का फैक्टर नहीं है। सो it is not possible to get 0 at a unit place in 12 की पावर n। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और देख लीजिए आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब मैं आपको करा रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक रिलेशन होती है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। अब ये क्या चीज बता दी आपने, चलो देखते हैं। आप कोई नंबर लीजिए अपनी तरफ से, कोई एग्जांपल देखते हैं। नंबर लीजिए बेटा कोई, आपने कहा हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 4 और दूसरा है 10। तो पहले नंबर को मैंने नाम दिया A और दूसरे को नाम दे दिया B। जरूरी नहीं कि आप A और B दें, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि A और B देना है। इनका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ आएगा 2। इनका एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 20, ठीक है। अब निकाल लेना। अगर आप एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ गया बेटा? 40। अब आप करो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब जो नंबर मैंने आपको कहे थे आप उनका प्रोडक्ट कीजिए, वो भी कितना आ जाएगा? 40। तो एचसीएफ एलसीएम का जो मल्टीप्लाई था वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये होगा ही होगा, ये होता है। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने इस क्वेश्चन में इन दो नंबर को लेके बताया तो ठीक है, किसी और नंबर पे नहीं होगा, ये सब में होगा। दो नंबर के लिए ये वैलिड है, ठीक है। एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसमें जनरली क्वेश्चन आते कैसे वो देखो। इफ एचसीएफ ऑफ 15 एंड 40 इज 5, फाइंड एलसीएम, ठीक है। 15 और 40 का मैंने आपको एचसीएफ दिया 5, ये वो दो नंबर है, ठीक है, जिनका एचसीएफ निकालना है। और इन्हीं दो नंबर का क्या निकालना है फिर आपको? एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन में आप वो भी कर सकते हो कि 15 एंड 40 का अलग से निकाल दो एलसीएम। और आप इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो बच्चों कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, या ए इंटू बी कह लो। एचसीएफ आपको 5 दिया है, एलसीएम आपको पता नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब हो गया 15 एंड 40, 15 एंड 40। 5 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा 5 इंटू 3, तो ये आ गया 120। तो ऐसे दो नंबर का जो एलसीएम होगा वो 120 होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तब भी ऐसे आएगा, देख लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है ऐसे क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे होते हैं बच्चों,
बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, पर फिलहाल तो वो आप जितना पढ़ोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। पर ये आपका रिलेशनशिप है, ये कॉन्सेप्ट है और ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा होगा, आपका टीचर आपको पढ़ाते होंगे कि प्रूव दैट √2 इज रैशनल, √3 इज रैशनल या √2 + √3 इज रैशनल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, तो हम उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि A डिवाइड्स या P डिवाइड्स A² वेयर P is a prime number, P डिवाइड्स A²। अगर कोई नंबर है P जो प्राइम नंबर है, वो अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही P ऑल्सो डिवाइड्स A। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा आप करिए एक 9 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है। कैसे? 81 को 3 डिवाइड करेगा, तो जब इस पे स्क्वायर नहीं होगा ना बच्चे, 3 उसको तब भी डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब ये है बस, अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जब उस नंबर पे स्क्वायर नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर उसको भी डिवाइड कर रहा होगा। ये एक रूल है जो आपको याद करना है, ये मैंने लिख दिया। तो आप इसको कहीं अच्छे से नोट बना के लिख लीजिएगा, ऊपर आपके काम आने वाला है थोड़ी देर बाद। नोट कर लिया? चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब ये आगे कहानी यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ये हम चैप्टर के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं बेटा। बाकी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन तो करने के लिए बहुत सारे हैं बच्चे। आप हर तरह की बुक से पकड़ेंगे तो एक ही चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और 1-2 एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ सकें और आपको मदद मिल सके बाकी क्वेश्चन करने में। ठीक है, आइए, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। आपको क्या करना है? इसे इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे वो देखेंगे हम लोग। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं ऐसा कि दुनिया में 2 ही तरह के टेस्ट हैं, मीठा और कड़वा। आप समझ रहे मेरी बात को? दुनिया बाकी भी होते होंगे टेस्ट, उन सबको हटा दो आप। मैं कहता हूं दुनिया में 2 ही टेस्ट हैं, मीठा और कड़वा। मैं आपको एक टॉफ़ी देता हूं, मान लीजिए कोई टॉफ़ी, अच्छी सी कोई टॉफ़ी का नाम जो भी आपको लगती हो, मीठी सी या कोई चॉकलेट, है ना। मैंने आपको डेयरी मिल्क दी, मैंने कहा बेटा इसको प्रूफ करो कि ये मीठी है। 2 ही तरह के स्वाद हैं, मीठा एंड कड़वा, खट्टा वट्टा सब भूल जाओ। ठीक है, मीठा और कड़वा मान लीजिए। मैं आपको एक चॉकलेट देता हूँ डेयरी मिल्क, मैंने कहा इस चॉकलेट को खाओ और प्रूफ करो कि ये मीठी है। आपने खाई, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि ये मीठी है? ये तो आपने मुझे बताया, प्रूफ कैसे किया? ठीक है, जैसे आपने चॉकलेट खाई तो खाते ही आपको पता लगा कि ये कड़वा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सर या भैया जो भी आप मुझे बोलते होंगे कि ये कड़वी नहीं है, ये कड़वी नहीं है। अगर वो कड़वी नहीं है तो वो अपना आप ही क्या प्रूफ हो जाएगी? मीठी, क्योंकि 2 ही तरह के स्वाद थे आपके पास, मीठा एंड कड़वा। तो इसी तरह से अगर मुझे किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो नंबर 2 तरह के होते हैं रियल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल। आपको क्या प्रूफ करना है? इसे इरेशनल। तो हम इसे क्या प्रूफ करेंगे कि भैया √3 रैशनल नहीं है। जब वो रैशनल नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे। तो आप लेंगे लेट, मान लो कि √3 स्टार्टिंग में क्या है बेटा? रैशनल नंबर है। √3 क्या है? रैशनल नंबर है। अगर √3 रैशनल नंबर है तो वो P/Q की फॉर्म में होगा, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड P एंड Q क्या होंगे? दोनों को प्राइम होंगे। दैट इज P एंड Q हैज 1 एज अ कॉमन फैक्टर। उनके पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, जो क्या होगा? 1। मैंने को प्राइम वाली बात आपको पहले भी बताई है बच्चों, है ना, समझ गए? मतलब P और Q अगर डिवाइड होंगे तो 1 से डिवाइड होंगे केवल, तभी वो रैशनल नंबर होगा। आपने कहा सर √3 = P/Q हमने मान लिया था, मुझे ये रूट पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा? इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड।
मैं लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर कर दूंगा बच्चे, मैं राइट हैंड साइड भी स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। यहां पे आपको क्यू स्क्वायर को ले जाना है ऊपर और 3 को ले जाना है नीचे, तो क्या मिल जाएगा आपको, समझ रहे? इस वाले स्टेटमेंट को देखो, पी स्क्वायर अपॉन 3, इसका मतलब है कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसकी सिंगल पावर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स पी, तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। ये होता है या आपको करना है, ठीक है। अच्छा, अब पी को कौन डिवाइड करेगा, 3। ये स्टेटमेंट का मतलब ये तो निकला कि पी अपॉन 3 भाई, है ना। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका कुछ आंसर आता है, जैसे 10/2 का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। उसी तरह से p अपॉन 3 का आंसर भी तो आएगा कुछ। p अपॉन 3 के आप आंसर को क्या मान लेते हो, x, ठीक है। 3 × x हो जाएगा, तो p का मतलब क्या हो जाएगा, 3x। ये इक्वेशन 1 थी, हाँ ये इक्वेशन 1 थी। आप समझ रहे हैं, p = 3x आ गया। अब आप इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर था, तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चे, 3x का स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन क्या चल रहा है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया था आपका 3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर जाएगा ऊपर, 9 जाएगा नीचे, ओह सॉरी 9, 3 × 1 3 × 3, तो पी क्यू स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे 3 बचेगा। ये सेम ऐसी चीज होगी दोबारा, तो यही लिखना पड़ेगा उसमें भी। इसका मतलब है 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल बात सही है। अब आ जाओ स्टार्टिंग में, आपने क्या एज्यूम किया था, आपने माना था कि √3 रैशनल नंबर है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां तक बिल्कुल सही है। p और q किस तरह के नंबर होंगे, कोप्राइम, मतलब दोनों में फैक्टर कौन सा कॉमन होगा, 1। मतलब अगर p और q आपस में कट रहे होंगे तो वो केवल किससे कटेंगे, 1 से। यहाँ p किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, और यहाँ q किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, बल्कि दोनों को होना किससे था, 1 से, पर ये तो 3 से भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमने गलत सोच लिया इसके बारे में। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दोनों को 1 से डिवाइड होना था, पर ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये लाइन गलत हो गई। अब ये लाइन गलत हो गई तो ऊपर की सब चीजें क्या हो गई, गलत हो गई, मतलब ये रैशनल नहीं है। सो इट इज अ इरेशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नहीं है बेटा तो ये क्या होगा, इट इज एन इरेशनल नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। एक बार बहुत ध्यान से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया बेटा तो आप √3 की जगह √5 को लेके कर सकते हैं, √7 को लेके कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। वैसे तो क्वेश्चंस और भी हैं, पर अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज इरेशनल, where it is given that √3 is irrational। ये 2 नंबर में आ जाएगा आपका, मैक्स टू मैक्स 3 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। प्रूव दैट 5 - 2√3 इज इरेशनल, ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है, इस बार बोर्ड में। ये तो नहीं था पर ऐसा था। तो आपको प्रूफ करना है कि जो 5 - 2√3 है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, वेयर इट इज गिवन दैट। आपको पहले से पता है कि √3 क्या है, इरेशनल है, वो तो चलो छोड़ो, पर हमें इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। और 2 ही तरह के नंबर होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो करोगे तो आप वही कि मान लो 5 - 2√3 क्या है, एक रैशनल नंबर मानोगे,
अगर आप इसे रैशनल मानोगे तो उसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और P एंड Q क्या होंगे आपके, को प्राइम होंगे। दैट इज P एंड Q हैज वन एज अ कॉमन फैक्टर, वन एज अ कॉमन फैक्टर। इतना समझ में आ गया, ये तो पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। इससे पहले वाले पार्ट में क्या किया था आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, यहां मत करना बच्चे। ठीक है, और उस वाले क्वेश्चन में क्या था, √3 अकेला था और ऊपर था न्यूमरेटर में, √3 डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। ठीक है, जब रूट वाला क्वेश्चन हो और वो केवल अकेला हो, √3 √5 रूट अकेला है, ना उसके आगे है ना उसके पीछे कुछ है। ठीक है, और वो न्यूमरेटर में है, तो क्वेश्चन को वैसे ही करते हैं जैसे मैंने करवाया। पर क्या इसमें रूट अकेला है, बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लस का 5 पहले जरा क्या होगा, माइनस का 5 ऐसे, माइनस 2√3, -2 कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो -2 ऐसे आ जाएगा डिवाइड में। ये चल रहा है P अपॉन Q -5, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा तो ले लेना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ये आ गया, ठीक है। आपने कहा इट इज गिवन दैट, हमें पहले से पता है, वी नो दैट, हमको पहले से पता है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 किस तरह का नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर √3 इरेशनल है तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इरेशनल है ना। अब देखो दो चीजें इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई राइट हैंड साइड के, पर √3 किस तरह का प्रूफ हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है बेटा, तो इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल ही तो होगा, रैशनल तो होगा नहीं। अगर √3 कंफर्म है कि वो इरेशनल है, वो दे रखा है उसने, वो कंफर्म है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इरेशनल। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे, इरेशनल है, सो राइट हैंड साइड मस्ट बी इरेशनल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इरेशनल होगी। अब अगर ये इरेशनल आ गई तो ऊपर भी क्या चल रहा होगा, सब कुछ इरेशनल 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 चल रहा होगा, तो हमने इसको क्या माना था, रैशनल। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा एजम्पशन क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये 5 माइनस 2√3 क्या प्रूफ हो गया, इज इरेशनल। आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी कर दो, √2 प्लस 3√5 कुछ भी ऐसे करते रहिए। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। खुद से प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। रियल नंबर को हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हम इसमें और भी अपडेट लाएंगे। जैसे MCQs के जो पैटर्न है उनको भी हम देखेंगे, और केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को भी देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।